मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग जुड़ते हैं और उम्मीद है आप लोग मजे से होंगे। कल किसी कारणवश मैं छोटा सा ही वीडियो बना पाया और आज भी मैं एक छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत जल्द परिस्थितियां समान हो जाएगी उम्मीद है कल से। और कल से मैं फिर से अपना जो है एक अच्छा टॉपिक लेकर के वीडियो बनाऊंगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। आज का टॉपिक हमारा यही है, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध ने वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप जो है ना कि जो तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने बताया आप लोगों को कि किस तरह से जो है ना कि वियतनाम में एक गणराज्य की स्थापना हुई थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो क्या हुआ, ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व में जो दक्षिण पूर्वी एशिया था, इसमें जो अपने साम्राज्य इन लोगों ने स्थापित किया था, उस साम्राज्य की पुनर्स्थापना करने में लग गए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था और जितने भी साम्राज्यवादी देश थे उन सबका साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया था। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन सभी देशों ने अपने उन साम्राज्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और इस क्रम में फ्रांस भी जो है अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने का कोशिश करने लगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सारे साम्राज्यों पर से इन सभी देशों का प्रभुत्व माने एकदम कमजोर हो गया था, क्योंकि युद्ध में पूरी तरह से लग गए थे और युद्ध ने पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी राजनीति मानचित्र सब कुछ को प्रभावित कर दिया था। ऐसे में ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे जितने भी देश थे, इन सब ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपने जो बिखरे हुए साम्राज्य थे उन पर फिर से पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया और इसी क्रम में फ्रांस ने भी हिंद चीन में अपने डूबे हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि हम लोग देखे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जर्मनी से जब फ्रांस हार गया तो जापान को वहां सेना भेजने का मौका मिल गया और राजनीतिक रूप से जापान का आधिपत्य हो गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में फिर फ्रांस की विजय के बाद जापान को वहां से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी, जो गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो अब यह द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, स्थितियां सामान्य हो गई, तब फ्रांस ने हिंद चीन में अपना डूबे हुए साम्राज्य को बचाने का कोशिश करने लगा। अब जो ये फ्रांस अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश किया तो इसमें एक नया जो है योजना बनाया। फ्रांस ने एक नई औपनिवेशिक योजना बनाई। वो पहले जैसा जानता था कि पहले जैसा सैन्य ताकत के बल पर साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसने एक नई रणनीति बनाई, एक नई योजना बनाई और इस नई योजना के तहत उसने हिंद चीन पर अपना फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसने योजना क्या बनाया, पहले हम समझ लेते हैं। फ्रांस ने जो औपनिवेशिक योजना बनाया, इस योजना के अनुसार उसने यह रणनीति बनाया कि पूरे फ्रांस को एक विशाल साम्राज्य को, जो फ्रांस का पूरा विशाल साम्राज्य, जितने भी उपनिवेश थे सबको मिला करके जो फ्रांस का पूरा विशाल साम्राज्य था, उसको अब एक यूनियन में बदल दिया जाए। क्या किया जाए? एक यूनियन में, एक संघ में बदल दिया जाए और हिंद चीन इसी फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। माने हम कहने का मतलब ये कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल आप हमारे महासंघ के एक अंग रहेंगे, स्वशासित अंग रहेंगे।
और हिंद चीन के संरक्षित राज्य एवं कोचिन चीन को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। जो हिंद चीन का टोटल संरक्षित क्षेत्र था, कोचिन चीन नाम वगैरह सबको मिला करके क्या किया जाएगा, अब हिंद चीनी संघ का निर्माण किया जाएगा। हिंद चीन के संघ, जो हिंद चीन संघ बनाया जाएगा, इस संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। विदेश नीति पर और सेना पर किसका नियंत्रण होगा, फ्रांस का नियंत्रण होगा। तो ये योजना जो है, इन लोगों ने एक नई योजना तैयार किया। अब जब ये नई योजना बना दिया गया, तो इस नई योजना के तहत हम देख रहे हैं कि कामोबेश वही परिस्थितियां हैं जो पहले थी। भले स्वशासित क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन सेना पर किसका प्रभुत्व था, फ्रांस का प्रभुत्व था। और जब सेना ही उसके हाथ में थी, जब चाहे तब वह फ्रांस को अपने कब्जे में ले सकता था। इसीलिए जो है ना कि ये उसने अपनी नई योजना बनाई थी। तो देख लेते हैं हम लोग हिंद चीन की औपनिवेशिक योजना। फ्रांसीसी औपनिवेशिक योजना, यानी इसने अपना क्या योजना बनाया। सबसे पहला योजना इसने यही रखा कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक महासंघ में बदल दिया जाएगा। ठीक ना, क्या किया जाएगा, जो हिंद चीन का, वियतनाम का, फ्रांस का जो विशाल साम्राज्य था, इस विशाल साम्राज्य को एक यूनियन, एक महासंघ में बदल दिया जाएगा। उसके बाद हिंद चीन इसी फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग रहेगा। यानी हिंद चीन को इस स्वशासित क्षेत्र का एक अंग घोषित किया गया। उसके बाद कहा गया कि हिंद चीन के संरक्षित क्षेत्र एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, यानी एक संघ का निर्माण किया जाएगा। अब एक नया संघ बना दिया जाएगा। और हिंद चीन के कहने का मतलब, हिंद चीनी संघ के विदेश नीति एवं सेना पर फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित रहेगा। जो विदेश नीति का फैसला किया जाएगा वो फ्रांस करेगा, तथा सेना पर भी फ्रांस का ही जो है ना कि अधिकार रहेगा। तो ये फैसला किया गया।
एक बार फिर से समझते हैं कि फ्रांस ने क्या घोषणा किया कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा और जिसमें जितने भी अधीनस्थ उपनिवेश हैं सबको शामिल कर लिया जाएगा। जैसे राष्ट्रमंडल देश हैं, ब्रिटेन के जितने भी औपनिवेशिक देश हैं सबको मिलाकर के राष्ट्रमंडल का निर्माण किया गया। तो राष्ट्रमंडल जैसा ही जो है ना एक यूनियन बनाया जाएगा फ्रांस का भी, और उसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश शामिल होंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा जो स्वशासित होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों की सेना उस महासंघ में जितने भी अधीनस्थ सदस्य रहेंगे उन सभी उपनिवेशों की सेना एवं विदेश नीति पर फ्रांसीसी नियंत्रण रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा, यह राष्ट्रमंडल के एक विस्तारित रूप जैसा होगा। परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही, अब ये तो घोषणा किया गया, ये तो निर्णय किया गया फ्रांस के द्वारा, लेकिन जब जापानी सेना हटी और फ्रांसीसी सेना अपना आधिपत्य जमाने के लिए हिंद चीन में प्रवेश किया और सैगान तक पहुंची, तब तक सैगान पहुंचते ही वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध कर दिया और भयंकर युद्ध के कारण फ्रांसीसी सेना सैगान में ही जो है फंस गई। यानी कहने का मतलब कि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जापान आत्मसमर्पण कर चुका था, इसलिए उसने अपनी सेना वापस बुला लिया। तो जापान की जब सेना वापस चली गई तो अब फ्रांस अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करने लगा और अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए उसने अपनी सेनाओं को हिंद चीन में भेजा। जब उसने अपनी सेनाओं को हिंद चीन में भेजा तो उसकी सेनाएं जो ही हिंद चीन में प्रवेश करने लगी और प्रवेश करके सैगान तक अभी पहुंची ही थी कि तब तक वियतनामी छापामारों के द्वारा भयंकर युद्ध किया गया और इस युद्ध में फंस करके फ्रांस की सेना सैगान में ही फंसी रह गई। अंततः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ। क्या हुआ कि इस युद्ध में फंसने के बाद 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ और यह समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था, क्योंकि फ्रांसीसी सेना फंसी हुई थी, फ्रांस और वियतनामी छापामार युद्ध हुआ था। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच यह समझौता किया गया। इस समझौते के तहत यह निर्णय लिया गया कि वियतनाम जो है एक गणराज्य के रूप में रहेगा। वियतनाम को एक गणराज्य मान लिया गया, इसको एक स्वतंत्र इकाई मान लिया गया। इस समझौते में यही निर्णय हुआ। साथ ही यह भी माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा। जो हिंद चीन संघ की बात कर रहे हैं, हिंद चीन संघ का निर्माण किया जाएगा और वो फ्रांसीसी महासंघ के अंतर्गत रहेगा। तो ये भी निर्णय लिया गया कि वियतनाम एक गणराज्य रहेगा, एक स्वतंत्र इकाई रहेगा, परंतु यह हिंद चीन महासंघ में, हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में, फ्रांसीसी महासंघ में रहेगा। अब फ्रांसीसी सेना जो थी तोंकिन में प्रवेश करने का अधिकार भी मान लिया गया। इन लोगों के, अब उसने जब आपकी सारी शर्तों को मान लिया, फ्रांसीसियों ने आपकी सारी शर्तों को मान लिया, वियतनाम को स्वतंत्र मान लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि वियतनाम स्वतंत्र रहेगा लेकिन हिंद चीन का अंग रहेगा और हिंद चीन को फ्रांसीसी महासंघ का एक सदस्य मान लिया गया। ये सारे फैसले तो हो गए। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि जो तोंकिन क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना पहुंच गई है, यहां तक उसका अधिकार, उसका प्रवेश मान लिया गया। तो यह हनोई समझौता में फैसला हुआ था। अब क्या होता है कि ये सारी संधियां तो हो जाती हैं, ये सारे निर्णय समझौते तो हो जाते हैं, लेकिन फ्रांस की जो महत्वाकांक्षी नीति थी, इस नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता पूरी तरह नहीं हो पाया, क्योंकि वह केवल अपनी शर्तों को लाद रहा था और वियतनामी शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहा था। इसीलिए उसकी हठधर्मिता और उसकी महत्वाकांक्षी नीति के कारण यह समझौता सफल नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष जो है उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो। अब वो चाहता था कि जो मैं महासंघ बना रहा हूं इसका अध्यक्ष के रहेगा तो मेरे द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर होगा।
और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि ये जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, इन सब राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया जाए। और इन्हीं बातों को लेकर के ये समझौता सफल नहीं हो गया। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और इसीलिए ये हनोई समझौता टूट गया। तो जब समझौता टूट गया तो फ्रांस ने कोचिन चीन, जो कोचिन चीन था, कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया। फ्रांस वहां तक पहुंच गई थी तो वहां एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया और यह समझौता पूर्णतः जो है कि भंग कर दिया गया। फ्रांस को क्यों कुछ, अब फ्रांस इतना कर क्यों पा रहा था, ये भी सोचने वाली बात है कि आपके क्षेत्र के अंदर आकर के इस तरह से हठधर्मिता कर रहा है तो जरूर कुछ न कुछ कारण था। तो इसके पीछे कारण यह था कि फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया था और उसी समर्थन के बल पर वह कूद रहा था और इसीलिए उसने जबरदस्ती कोचिन चीन में जो है कि अपना सरकार स्थापित कर दिया। और इस पर उन प्रतिक्रियावादी समर्थकों के सहयोग से उसने जो है कि नई नवगठित सरकार को चलाना शुरू कर दिया। जो कोचिन चीन में नया सरकार स्थापित किया था, इस सरकार को चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए परिस्थितियां कैसे फिर बदलने लगी। एक बार फिर से कोचिन चीन को फ्रांस के द्वारा गुलाम बना लिया गया। चूंकि हिंद चीन में स्वतंत्रता की लहर दौड़ चुकी थी और कई क्षेत्रों में गणराज्य की स्थापना हो गई थी, इस कारण से लोग तो अब इस स्थिति को स्वीकार करने वाले नहीं थे। लेकिन उधर बात यह था कि जो विरोध करने वाले वियतनामी लोग या हिंद चीन के लोग थे, इन लोगों के पास अभी, यानी कहने का मतलब हो ची मिन्ह जो इन लोगों का नेतृत्व करता थे, इन लोगों का प्रधान हो ची मिन्ह थे, तो हो ची मिन्ह के पास अभी इतनी ताकत नहीं हुई थी कि वह फ्रांसीसी सेना का डटकर मुकाबला कर सकते थे। वो सामने आकर के खुल करके फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध करने में अभी तो सक्षम हो नहीं पाए थे। फ्रांस की विशाल सेना थी और आप एक गुलाम देश के छोटे से वियतनाम जैसे गणराज्य के प्रधान अभी बने थे, इसलिए इनकी ताकत अभी उतनी नहीं हो पाई थी कि वह फ्रांसीसियों का डटकर मुकाबला कर सके। इसीलिए उन्होंने फिर से गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। उनके पास अब दूसरा विकल्प था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। तो इस बीच क्या हुआ था, 6 मार्च 1946 को, मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता हनोई समझौता हुआ, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई और उधर हम लोगों ने देखा कि परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होकर के हो ची मिन्ह जब देखे कि हम डट करके फ्रांसीसी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी। फिर से वो गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिए। इस गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओ दाई को बुला करके, पेरिस में बाओ दाई थे तो बाओ दाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। वो अपने ताकत का प्रयोग करने लगा, फ्रांस अपने ताकत के बल पर। और ये लोग गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि सेनाएं दिन भर आक्रमण करती है, तीरातों को आक्रमण करती है, युद्ध लड़ती है, भाग जाती है और दिन भर छिपी रहती है। ऐसे में वियतनाम के गणराज्य जो स्थापित हुआ था, जहां के सरकार चला रहे थे ये हो ची मिन्ह, तो खाली हो गया था सिंहासन। तो मौका मिल गया, इस गुरिल्ला युद्ध के कारण फ्रांस को मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने क्या किया कि पेरिस से बाओ दाई को बुला करके और वियतनाम का शासक बना दिया। तो क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध का फायदा उठाते हुए
फ्रांस में पेरिस से बाबूदाई को बुला करके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जब इसका फायदा उठाकर बाओदाई को, पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया, क्योंकि उन्हें चूंकि फ्रांस को पूरी उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी जितने भी वियतनामी हैं वो बाओदाई का समर्थन करेंगे। अब कम्युनिस्ट विरोधी, साम्यवादी विरोधी जितने भी लोग हैं, पूंजीवादी लोग जितने भी थे, वो बाओदाई का समर्थन करेंगे, क्योंकि बाओदाई पूंजीवाद समर्थित सरकार चला रहे थे। और चूंकि हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट साम्यवादी गुट था और एक गुट पूंजीवादी गुट था। ऐसे स्थिति में फ्रांस को ब्रिटेन, अमेरिका एवं अन्य पूंजीवादी देशों का समर्थन भी प्राप्त था। तो इन चीजों के कारण उन्होंने जब पूंजीवादी शासन स्थापित किया तो उनको सपोर्ट मिलने लगा। और इधर बाओदाई को इस कारण से अनेक जो है ना कि परेशानियों का सामना करना पड़ा। और परेशानियां इनको क्यों उठानी पड़ी, बाओदाई हो ची मिन्ह को परेशानियां इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि अभी तक वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके संयुक्त मोर्चे में कुछ गैर साम्यवादी और राष्ट्रवादी ताकतें भी थी। तो ऐसे में इनको पूर्णतः साम्यवादी थे नहीं कि साम्यवाद का समर्थन मिल जाएगा, इसलिए इन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन परेशानियों को देखते हुए और इन परिस्थितियों को भांपते हुए हो ची मिन्ह ने 1949 में खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श मानते हुए पूर्णतः साम्यवादी बन गए। इन्होंने भी जब देखा कि पूंजीवादी ताकतें इनके विरुद्ध हो गई तो ये अपने आप को पूर्णतः साम्यवादी बनाना ही अच्छा समझा और इन्होंने खुले तौर पर 1949 में चीन को अपना आदर्श मानते हुए साम्यवाद का स्थापना कर दिया। और 1950 में चीन एवं रूस ने इस साम्यवादी सरकार को अर्थात इन साम्यवादी ताकत को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया, मान्यता दे दिया। और इसके साथ ही इन लोगों ने अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये जो है ना कि परिस्थितियां एकदम जटिल हो गई। उधर से पूंजीवादी खेमा और इधर से साम्यवादी खेमा, आमने सामने पूंजीवाद और साम्यवाद सब आ गया और यह परिस्थिति बहुत जटिल हो गई। तो क्या होता है कि बना दिया 1949 में हो ची मिन्ह ने जब देखा गया कि बाओदाई को बुलाकर के शासक बनाया गया, तो बाओदाई को बनाने का फ्रांस का मूल उद्देश्य यही था कि जितने भी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित लोग हैं, जितने भी साम्यवादी विरोधी लोग हैं, ये लोग बाओदाई का समर्थन करेंगे। और उधर अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन इसको प्राप्त ही था। ऐसे में हो ची मिन्ह को किसी भी प्रकार का साम्यवादी समर्थन नहीं प्राप्त था, इसलिए उन्होंने 1949 ईस्वी में 1949 में हो ची मिन्ह ने चीनी जनवादी जो चीन की थी, चीन में साम्यवाद उस समय था, रूस और चीन पूर्णतः साम्यवादी देश था, तो उन्होंने चीन के जनवादी चीनी गणराज्य का जनवादी गणराज्य को अपना आदर्श मानते हुए पूर्णतः साम्यवाद पूरी तरीके से जो साम्यवादी बन गए।
और जब ये साम्यवादी बन गए तो 1950 में चीन और रूस ने इन्हें मान्यता दे दिया। क्या किया? चीन और रूस ने इस साम्यवाद को अपना मान्यता प्रदान कर दिया और मान्यता प्रदान करने के साथ ही उन लोगों ने अत्यधिक सैन्य एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। 1950 में हिंद चीन की स्थिति अब एकदम जटिल हो गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह लड़ाई, जो केवल एक क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए मात्र फ्रांस के साथ लड़ाई थी, यह लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई बनती जा रही थी। दोनों तरफ से दो बड़ी ताकतें टकरा गई थी। अब यह लड़ाई दो देशों के जगह साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई बन गई थी। इस प्रकार से यह स्थिति बहुत ही जटिल हो गई। उधर उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांसीसी समर्थित माओवादी की सरकार थी। अब देखिए कि परिस्थितियां क्यों जटिल हुई। जटिल होने का कारण यह था कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह समर्थित साम्यवादी सरकार थी, साम्यवादी सरकार। और इधर दक्षिणी वियतनाम की बात करें, दक्षिणी वियतनाम, तो दक्षिणी वियतनाम में माओवादी समर्थित पूंजीवादी सरकार। इस प्रकार से यह परिस्थितियां और जटिल होती जा रही थी क्योंकि अब पूंजीवाद और साम्यवाद आपस में टकराने लगा। उधर लाओस और कंबोडिया की बात करें हम लोग, तो लाओस और कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे। लाओस और कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे और यह पूरी तरह से फ्रांसीसी नियंत्रण में था। लाओस और कंबोडिया में, लाओस और कंबोडिया, तो लाओस और कंबोडिया में पुराने राजतंत्र, और यह किसके समर्थन में था? फ्रांसीसी आधिपत्य में था। यानी यहां पर फ्रांस का साम्राज्य भी स्थापित था। तो फ्रांसीसी साम्राज्य के अंतर्गत फ्रांसीसी नियंत्रण में लाओस और कंबोडिया में जो है ना कि पुराने राजतंत्र थे। अब लाओस एवं कंबोडिया में भी स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। लाओस और कंबोडिया के जनता भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। गुरिल्ला सैनिक जो थे वो लाओस और कंबोडिया के रास्ते उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे। अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है ना, इस तरह से था वियतनाम और इस क्षेत्र में जो है ना लाओस और कंबोडिया था। तो उत्तरी वियतनाम के जो गुरिल्ला सैनिक थे वह उत्तरी वियतनाम से क्या करते थे? लाओस और कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और फिर पुनः धावा बोलने के बाद, आक्रमण करने के बाद मारकाट करते और लूटपाट करते और फिर जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में दिएन बिएन फू, इसी क्रम में क्या हुआ? दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने एक भयंकर आक्रमण कर दिया। दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार गए। फ्रांस के लगभग 16,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिएन बिएन फू जो है ना साम्यवादियों के अधिकार में चला गया। क्या हुआ कि दिएन बिएन फू पर, दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने
सैनिकों ने भयंकर आक्रमण कर दिया, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार गए तथा लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और जब इस युद्ध में डियन बियन फू के युद्ध में गुरिल्ला सैनिकों की विजय हो गई और फ्रांसीसी सैनिकों की हार हो गई, तो डियन बियन फू पर गुरिल्ला सैनिक अर्थात जो साम्यवादी लोग थे, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे, उनका अधिकार हो गया। तो क्या हुआ कि डियन बियन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और एक बार मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं आप सब लोग एक बार समझिए कि एक मुहिम चले और कम से कम प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करे कि हम 1-2 नए लोगों को इसमें जोड़ें, इस चैनल को एक नए लोगों के साथ, 1-2 लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। और ये आप लोगों के द्वारा ही पूरा हो सकता है। हम जानते हैं कि एक अकेला हमारे चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया जाए। आज इतना ही, क्योंकि समय हो गया है हमारे ऑफलाइन ट्यूशन का, इसलिए आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे कि आज बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं। और कल से परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी और फिर से मैंने पहले जैसा वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।